दुनिया के सबसे बड़ा संकट की आंखों देखी बताने के लिए हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय पहुंच गए हैं यूक्रेन। प्रणय, सीधे राजधानी कीव से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यूक्रेन में कभी भी हो सकता है रूस का हमला। ताजा अपडेट यह है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। यही नहीं, रूस की सेना इस इलाके में घुस रही है, जिसे पुतिन ने आजाद मुल्क घोषित किया है। क्या यूक्रेन में लड़ाई होकर रहेगी? क्या रेड आर्मी को चुनौती देंगे यूक्रेन के योद्धा? यूक्रेन से आ रहे सारे संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं। यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले लुहांस्क और डोनेस्क को आजाद मुल्क घोषित करने के बाद पुतिन की लाल सेना तेजी से इन इलाकों में दाखिल हो रही है। ये टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां रूसी सेना की हैं, जो डोनेस्क की तरफ बढ़ रही हैं। यही नहीं, सैटेलाइट तस्वीरों में रूसी सेना के तोपखाने स्ट्राइक फॉर्मेशन में यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार दिख रहे हैं। इधर यूक्रेन ने भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए देश में 30 दिन के लिए आपातकाल घोषित कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश धमकियों से नहीं डरता, एक एक इंच की रक्षा की जाएगी। यूक्रेन की संसद ने लड़ाई के लिए रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी पर भी मुहर लगा दी है। Ми вам неодноразово казали, що головне завдання, яке перед собою ставить Російська Федерація, через внутрішню дестабілізацію. रूस और यूक्रेन के बीच संभावित टकराव के संकेत इस बात से भी मिल रहे हैं कि रूस ने कीव में मौजूद अपने राजनयिकों को निकालना शुरू कर दिया। जियोपॉलिटिक्स में इसे हमले का पहला संकेत माना जाता है। इधर रूस के खिलाफ नेटो देशों की लामबंदी भी तेज हो गई है। पश्चिमी देशों से हथियार यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। साथ ही रूस पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी गई है। अमेरिका ने जर्मनी तक गैस पहुंचाने की रूसी नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन परियोजना को बैन कर दिया है। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र की इमरजेंसी बैठक में भी अमेरिका ने रूस को हमले की सूरत में गंभीर चेतावनी भुगतने की धमकी दी है। This is President Putin's war of choice. If he chooses to escalate further, Russia and Russia alone will bear full responsibility for what is to come. इस तनातनी के बीच तुर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदकर नेटो से दूर हुए तुर्की ने पुतिन को बड़ा झटका दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन कर कहा कि उनका देश यूक्रेन के विभाजन को मान्यता नहीं देगा। रूस के साथ ही चीन ने भी सभी पक्षों से शांति की अपील की है, लेकिन हमारे पड़ोसी इमरान खान मौके का फायदा उठाने के लिए मॉस्को पहुंच गए हैं, वो भी बिना बुलावे को। इमरान के इस रूस दौरे का एक और सिर्फ एक ही मकसद है, रूस और भारत की दोस्ती में दीवार बनना, जो नामुमकिन है। देखिए, करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम में खरीदने के लिए उद्धव सरकार के मंत्री ईडी की हिरासत में पहुंच गए हैं। डी कंपनी तक से तार जोड़ने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन नवाब मलिक और उनका परिवार आरोपों को खारिज कर रहा है। ट्विटर पर एक से एक शेरो शायरी लिख रहे हैं। नवाब मलिक के हवालात में पहली रात कैसे गुजरी, उन पर आरोप क्या है, आरोपों पर नवाब मलिक का जवाब क्या है, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई में ईडी के इसी ऑफिस में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की पहली रात गुजरी। डी कंपनी से कनेक्शन के आरोप में हवालात पहुंचे नवाब को पहली ही रात सोने में परेशानी महसूस होने लगी। और फिर मंत्री नवाब मलिक ने घर से गद्दे, कंबल और तकिए मंगाए। ये तस्वीरें रात करीब 11:30 बजे की है, जब सफेद कुर्ता पजामा पहने एनसीपी का एक कार्यकर्ता ईडी के ऑफिस में पहुंचा। इसका नाम मोइन है। ईडी ऑफिस के दोनों ओर बैरिकेड लगी है। बैरिकेड के दूसरी ओर मोइन को इंतजार करने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद एक पुलिसकर्मी मोइन को ऑफिस की तरफ ले गया। उसके बाद ऑफिस के मेन एंट्री के बाहर एक कुर्सी पर रखे सारे सामान रख दिए, जिसमें गद्दा, कंबल और तकिया साफ नजर आ रहा है। थोड़ी देर बाद एनसीपी कार्यकर्ता जब ऑफिस के बाहर निकल कर आया तो उसने बताया कि नवाब मलिक को कमर में दर्द की शिकायत थी। उनके लिए नॉर्मल एक ब्लैंकेट है, एक नॉर्मल गद्दा है, उनको बैक में प्रॉब्लम है इसलिए, और एक तकिया है, बस कुछ नहीं। 3 मार्च तक नवाब मलिक को इसी ईडी ऑफिस में रहना होगा। कल 8 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट ने 3 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा था।
ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। एक तरफ मुंबई पुलिस के जवान हैं तो दूसरी तरफ सीआरपीएफ की टीम को भी यहाँ तैनात कर दिया गया है। कमरा बतौर लॉकअप के तौर पर यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पूछताछ के बाद में आरोपी को वहाँ भेज दिया जाता है, उस लॉकअप में उनको रखा जाता है और जब भी पूछताछ करनी होती है तो उस अधिकारी जो है उस आरोपी को अपने केबिन में अपने सामने बुलाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, उसका बयान दर्ज करते हैं और उसके बाद वापस से उसी लॉकअप वाली रूम में उस शख्स को भेज दिया जाता है। तो जो जानकारी मिल रही है, नवाब मलिक के लिए भी कुछ वैसा ही इंतजाम है। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज से 3 मार्च तक यानी 8 दिनों तक नवाब मलिक से ईडी की पूछताछ चलती रहेगी। अब जानिए कि नवाब मलिक पर ईडी ने क्या आरोप लगाया है। डी कंपनी के सदस्यों के साथ मिली भगत, 1993 ब्लास्ट के आरोपियों से जमीन खरीदी, 300 करोड़ की संपत्ति हथियाने के लिए आपराधिक साजिश रची, 300 करोड़ की जमीन सिर्फ 50 लाख में खरीदी गई। जमीन का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर से है। नवाब मलिक पर ईडी का ये आरोप भी कि हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ अपने लेन देन की जानकारी का खुलासा नहीं किया और वो जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि सलीम पटेल दाऊद की बहन हसीना पारकर का ड्राइवर था और उसी के नाम पर ये विवादित जमीन थी, जबकि सरदार खान 1993 मुंबई ब्लास्ट का गुनहगार है। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी नवाब मलिक को दोषी मान रही है। ईडी की नजर में जमीन खरीद बिक्री के जरिए नवाब मलिक ने जो पैसे दिए उसे डी कंपनी को आर्थिक मदद माना जा रहा है। पिछले दिनों ईडी ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को भी गिरफ्तार किया था और वहीं से ईडी को नवाब मलिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए जरूरी सबूत मिले। दरअसल इकबाल कासकर ने पूछताछ में एक जमीन के सौदे की डिटेल दी। इस जमीन के सौदे में नवाब मलिक का नाम सामने आया और इसी के बाद ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार किया। लेकिन कल गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक सारे आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। न झुकने और न डरने का बयान दिया। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके बाद ट्विटर पर भी नवाब मलिक ने ईडी की कार्रवाई पर शायरी के जरिए जवाब दिया। कुछ ही देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा। नवाब मलिक समेत उनका पूरा परिवार कह रहा है कि कुर्ला की जिस जमीन को लेकर गिरफ्तारी हुई है, जमीन की खरीद पूरी तरह नियमों के मुताबिक हुई है। परिवार पूरी मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ने और जीतने का दावा कर रहा है। देर रात नवाब मलिक की बेटी ने भी एक ट्विटर के जरिए फिल्म अग्निपथ का ये सुपरहिट डायलॉग ट्विटर पर लिखा और पिता के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का इरादा जाहिर किया। तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो वहीं नवाब मलिक अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। दाऊद जैसे देश के दुश्मन को मदद जिनके माध्यम से हुई, उनको बचाने के लिए और उनका मंत्री पद बचाने के लिए पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर जो राजनीतिक तापमान बढ़ा है, उसकी तपिश सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश और उसके भी आगे पश्चिम बंगाल तक दिख रही है। यानी पश्चिम से पूरब तक आज का दिन और हंगामे से भरा रहने वाला है। नवाब मलिक तो ईडी के दफ्तर में हिरासत में है, लेकिन बाहर सड़कों पर सियासी संग्राम होने वाला है और इसमें दोनों ही पक्ष शामिल होंगे। एक तरफ एनसीपी और उसके समर्थक, तो दूसरी ओर बीजेपी। महाविकास अघाड़ी के नेता आज मुंबई में मंत्रालय के सामने प्रदर्शन कर नवाब मलिक की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे, तो बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। क्योंकि नवाब मलिक उद्धव सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है और गिरफ्तारी के बाद अब एनसीपी बीजेपी में लड़ाई नवाब मलिक के इस्तीफे पर आ गई है। तो मुझे लगता है कि ये कोई अचानक तैयार हुआ केस नहीं है और जहां तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे ये सरकार ने ली हुई भूमिका है, मुझे इस बात का बहुत दुख है। राजनीति का स्तर अगर इतना गिरेगा तो इससे बहुत
एक बैड प्रेसिडेंट हम लोग क्रिएट करेंगे। इस्तीफा उनका नहीं लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। ये सिर्फ उनके ऊपर वो अटैक करते थे विरोधी पक्ष के ऊपर, इसलिए जो है उनको सजा दी जा रही है। महाविकास अघाड़ी के भीतर भी खलबली मची है। बीती रात एनसीपी चीफ शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, तो उससे पहले शरद पवार के घर पर अजीत पवार समेत एनसीपी के तमाम मंत्रियों और नेताओं ने मीटिंग की और मलिक की गिरफ्तारी के बाद पैदा हुए हालात पर चर्चा हुई। सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री बाला साहेब थोराट और अशोक चव्हाण ने भी शरद पवार से मुलाकात की है। महाविकास अघाड़ी नवाब मलिक के साथ खड़ी दिख रही है और पूरी कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस आरोपों के साथ अड़े हैं। नवाब मलिक की अन्याय के खिलाफ बातें करते हैं, ना डरते हुए निडर होकर, भारत सरकार हो या बीजेपी हो, उनके जो भी गलत बातें जो लोगों के सामने लाने की वो कोशिश करते हैं, इससे जो है हमारे सामने के जो है विरोधी पक्ष के हमारे दोस्त जो है मित्र, वो जरा दुखी है और इसलिए भाई इसका मुंह बंद करने के लिए जो है ये कदम उठाया गया है। दाऊद से संबंधित केस के मामले में 9 जगह पर उन्होंने छापे मारे और उसके बाद ये सारी कड़ियां ये जुड़ी है। तो मुझे लगता है कि ये कोई अचानक तैयार हुआ केस नहीं है। ये सारी कड़ियां जोड़ने के बाद जब ये ध्यान में आया कि इस प्रकार से टेरर फंडिंग हुआ है, तो उसके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। मोहित पर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद मुंबई में बीजेपी के एक नेता मोहित कंबोज के घर जश्न की शुरुआत हो गई। नवाब मलिक की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही बीजेपी नेता मोहित कंबोज इतने खुश हुए कि धमाकेदार आतिशबाजी शुरू कर दी, पटाखे जलाए जाने लगे। मिठाइयां बांटी जाने लगी और तो और तलवारबाजी शुरू हो गई। लेकिन कुछ ही वक्त में मोहित की ये खुशी काफुर हो गई, क्योंकि मोहित कंबोज का इस तरह से जश्न मनाना और तलवारबाजी करना मुंबई पुलिस को रास नहीं आया। उधर दिल्ली की एजेंसी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार किया, तो नवाब मलिक की गिरफ्तारी का जश्न मनाते मोहित के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर में कोरोना नियमों के उल्लंघन और सार्वजनिक जगहों पर तलवारबाजी का जिक्र है। हालांकि अभी मुंबई पुलिस ने मोहित कंबोज की गिरफ्तारी नहीं की है। देखिए, यूपी में चुनाव के बीच कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में ऐसा ऐलान कर दिया जिसे लागू करने का वादा अखिलेश और मायावती यूपी में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, उसे लागू करने का वादा करके। हम बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना की, जिसे अशोक गहलोत सरकार ने बजट में लागू करने की घोषणा की है और इस ऐलान को राजस्थान में अगले साल होने जा रहे चुनाव के साथ साथ यूपी चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब बुधवार को अपना चौथा बजट पेश करने विधानसभा पहुंचे, तो लोक लुभावन योजनाओं की झड़ी लगा दी। मसलन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत सालाना 10 लाख रुपए तक का चिकित्सा बीमा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार, अगले 1 साल में युवाओं को 1 लाख नौकरी, 10,000 होमगार्ड्स की भर्ती, बिजली पर भारी सब्सिडी, 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और जयपुर मेट्रो के विस्तार को मंजूरी। लेकिन इनमें से सबसे खास था सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ा ऐलान। हम सभी जानते हैं कि सरकारी शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। समय समय पर इन कार्मिकों ने मुझे अपनी स्वेच्छा से अवगत कराया। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। यानी अब 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए राजस्थान सरकार के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत भुगतान होगा। गहलोत के इस ऐलान से करीब 3 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा होगा। बजट पेश करने के बाद अशोक गहलोत ने ट्वीट किया,
हम सभी जानते हैं कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। राजस्थान में पिछले कई सालों से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इसलिए सीएम गहलोत ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी को ये सारी योजनाएं हवाई लग रही हैं। लीपापोती वाला बजट है और ऐसा लग रहा है कि किसी काली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में ले जाके उसको अच्छे से उसका श्रृंगार करके पेश कर दिया गया हो। इससे ज्यादा बजट में इसमें मुझे कुछ लगता नहीं। अब इस 13,000 करोड़ रुपया अधिक खर्च करके इतनी घोषणाओं की पूर्ति की जा सकती है क्या? ये केवल और केवल आंकड़ों के जाल में अपनी घोषणाओं को एक करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इन पास बजट है ही नहीं। 1 जनवरी 2004 से पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित सैलरी के करीब आधी पेंशन मिलती थी, लेकिन वाजपेयी सरकार ने 2004 में कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू कर दी। इस स्कीम से कर्मचारियों को खुद पैसा कटवाना होता था, लेकिन पुरानी पेंशन बहाल होने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं कटवानी पड़ेगी। पुरानी पेंशन योजना बहाल होने के बाद रिटायर होने के बाद कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। इससे पेंशन में 30% से 40% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। एक तो पिछली बार भी बजट में ही कहा था कि विपक्ष ने ही कहा था कि गवर्नर खूब सारी कर दी मगर वो पूरी नहीं हो गई। अब उनकी बोलती बंद हो गई है। अभी बार वही कहेंगे, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो हमने बजट प्रस्तुत किया है और जो घोषणा की गई है, ये घोषणा पूरी करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। बजट पेश करने के बाद राजस्थान के विधायकों को भी खुश करने की कोशिश हुई। माननीयों को सरकार की तरफ से iPhone 13 गिफ्ट किया गया, लेकिन बीजेपी ने इसे फिजूल खर्ची बताकर लौटाने की बात कही है। राजस्थान बीजेपी के सभी विधायक राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए iPhone वापस करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव पर भगवान बुद्ध के अपमान का आरोप लगाया है। क्या है पूरी घटना, आइए दिखाते हैं आपको। उनको भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेने का तो मन नहीं करता है, लेकिन चांदी का मुकुट देखा तो मुंह में पानी छूट गया और चांदी का मुकुट तो लपक लिया। बुद्ध की कर्मस्थली कौशाम्बी में प्रधानमंत्री मोदी जिस घटना का जिक्र कर अखिलेश यादव को घेर रहे हैं वो ये है। ठीक एक दिन पहले की उसी कौशाम्बी की जहां पीएम मोदी प्रचार के लिए पहुंचे थे। पीएम ने अपने भाषण में 2 तस्वीरों का जिक्र किया। पहली तस्वीर, जब लाल टोपी, लाल कुर्ता और काली बंडी पहने ये शख्स अखिलेश के सामने मेज पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखना चाहता था, लेकिन अखिलेश इशारे से उसे पीछे ले जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तस्वीर, जिसमें मंच पर बैठे अखिलेश खुद इशारा कर कार्यकर्ता को चांदी का मुकुट पहनाने का इशारा करते हैं। मनोज सिंह यादव जी मुकुट पहनाकर नेताजी का स्वागत करेंगे। इन गौर परिवारवादियों को भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा तक स्वीकार करना गंवारा नहीं है। उनको भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेने का तो मन नहीं करता है, लेकिन चांदी का मुकुट देखा तो मुंह में पानी छूट गया और चांदी का मुकुट तो लपक लिया। ये लोग गौतम बुद्ध की इस धरती पर गरीबों का कभी कल्याण नहीं कर सकते। उधर कौशाम्बी में मंच में पीएम ने प्रहार किया तो बीजेपी ने भी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश को घेरने की कोशिश की। भगवान बुद्ध की जो मूर्ति उन्हें भेंट स्वरूप दी जा रही थी, उसको तिरस्कार पूर्ण भाव से हाथ से हटाते हुए लेने से मना कर दिया।
यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति के जितने भी गौरवशाली श्रद्धा के केंद्र हैं, जो विश्व विख्यात हैं, चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो या भगवान बुद्ध, उनके प्रति किस प्रकार का भाव है समाजवादी पार्टी के मन में। बीजेपी के इन आरोपों पर अभी अखिलेश या समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन किसी भी राय पर पहुंचने के लिए हम आपके सामने अखिलेश की कौशाम्बी वाली रैली की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। ये 22 फरवरी की तस्वीरें हैं। अखिलेश यादव रैली को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंच चुके हैं। मंच से इसका ऐलान हो रहा है। तभी ये तस्वीर सामने आती है जिसमें समाजवादी पार्टी का ये स्थानीय नेता अपने समर्थकों के साथ अखिलेश को भगवान बुद्ध की मूर्ति भेंट करता है। अखिलेश इसे स्वीकार कर सबके साथ फोटो खिंचवाते हैं और फिर सोफे पर बैठ जाते हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। फोटो ऑप के बाद मूर्ति कार्यकर्ता के हाथ में ही होती है। ये इसे मेज पर रखने के लिए बढ़ता है। पीछे से अखिलेश के सुरक्षा कर्मी मूर्ति देने को कहते हैं और फिर इसके बाद जो होता है वो आपके सामने है। अब आप अखिलेश के मुकुटधारी बनने वाली तस्वीरों को भी देख लीजिए। भगवान बुद्ध की मूर्ति वाली भेंट स्वीकार करने के बाद अखिलेश बैठे हैं। मंच संचालक पीछे से अखिलेश को मुकुट पहनाने की घोषणा करते हैं और इसके बाद अखिलेश इशारा कर समाजवादी पार्टी के नेता को चांदी का मुकुट पहनाने को कहते हैं। मोहम्मद मीनू जी मुकुट पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। इसके बाद यही मुकुट अखिलेश को दोबारा पहनाई जाती है और अखिलेश फोटो खिंचवाने के बाद मुकुट को उतार देते हैं। यूपी चुनाव की बात करें तो यूपी में 5वें चरणों के लिए धुआंधार प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की आज 2 रैलियां हैं, एक प्रयागराज तो दूसरी अमेठी में होगी। वहीं अमेठी जहां बीजेपी ने कांग्रेस का किला ढा दिया था। यूं तो ये इलाका कभी कांग्रेस का गढ़ था, लोकसभा भी और विधानसभा सीटों में भी। पर 2014 में मोदी लहर के बाद से बीजेपी ने यहां वोटों में सेंधमारी की। बीजेपी की कोशिश का सकारात्मक नतीजा 2017 में दिखा और 2019 में तो कांग्रेस यहां से पूरी तरह साफ हो गई, जब गांधी परिवार को भी हार झेलनी पड़ी। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी ने वोट मांगे थे। 2022 में भी अमेठी से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं और प्रचार के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी अमेठी पहुंचने वाले हैं। आज पीएम मोदी अमेठी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अमेठी के गौरगंज में पीएम की रैली होने वाली है और रैली का वक्त है 12:55। बीजेपी ने ट्विटर पर पोस्टर भी जारी किया है, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री को सिर्फ रैली में मौजूद लोग नहीं बल्कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह लाइव सुन सकेंगे। अमेठी में पीएम की जो विशाल रैली है उससे बीजेपी की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। अमेठी में विधानसभा की 4 सीटें, 2012 में एसपी और कांग्रेस को 2-2 सीटें, 2017 में बीजेपी को 3, एसपी को 1, 2019 में अमेठी लोकसभा से बीजेपी जीती। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया। 5वें चरण में यहां 27 तारीख को चुनाव होने वाला है और पीएम की अगुवाई में अब की बार बीजेपी का टारगेट अमेठी में क्लीन स्वीप करने का होगा। एक तरफ प्रचार के दौरान रैलियों में वार पलटवार दिख रहा है, तो दूसरी तरफ उसी प्रचार के मैदान से शिष्टाचार की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अमेठी की आम जनता से कांग्रेस का कनेक्शन मजबूत करने प्रियंका गांधी सड़कों पर उतरी ताकि फिर से अमेठी के वोटरों को अपने पाले में कर सके। प्रियंका ने अमेठी के कस्बे में रोड शो किया, भीड़ भी उमड़ी, जिसे देखकर प्रियंका भी गदगद दिखी। लोगों का अभिवादन किया। गाड़ी की छत पर बैठी प्रियंका नीचे कार्यकर्ताओं पर फूल भी फेंकती रही। हालांकि ये जन सैलाब कांग्रेस के लिए वोट में बदल पाएगा, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन अमेठी समेत पूरे यूपी में कांग्रेस को दोबारा मजबूत करने के लिए प्रियंका पूरा जोर लगा रही है। पहले रोड शो किया और फिर शो खत्म होने के बाद गांव वालों से मिलने पहुंच गई। गांव में घुसकर आम लोगों से बात हुई, बुजुर्गों से बातचीत की, पुरानी बातों का जिक्र हुआ। राजीव गांधी और राहुल गांधी की चर्चा हुई। मिले पिताजी से? हाँ मिला। आए थे यहाँ गाँव में? गाँव में बाहर आए थे। आप बहुत बाहर से गिराते, आपके तक का रेजा फाड़। प्रियंका के परिवार का अमेठी से पुराना नाता है, वो इन तस्वीरों से जाहिर होता है।
पर इन तस्वीरों से अलग यूपी में प्रचार का शोर भी है। लेकिन धुआंधार प्रचार जारी है और इसमें बीजेपी सबसे आगे है। मुख्यमंत्री के इलाके गोरखपुर में कल जेपी नड्डा प्रचार करने पहुंचे। हालांकि यहां एक अच्छी तस्वीर भी नजर आई। जब जेपी नड्डा मीडिया सेंटर पहुंचे तो एक दिव्यांग कार्यकर्ता ने नड्डा के पैर छुए। दिव्यांग कार्यकर्ता को पैर छूते देख नड्डा भी नीचे झुक गए और हाथ बढ़ाकर कार्यकर्ता का पैर छूकर अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मेरा पैर मत छूइए, ऐसे मत कीजिए और मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ देने के लिए। तो उन्होंने सौभाग्य से मैं तो अभिभूत हो गया, गौरवान्वित हो गया कि उन्होंने मेरा पैर तक छू लिया। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने भी एक कार्यकर्ता के पैर छुए थे और अब जेपी नड्डा की ये तस्वीर सामने आई है। लेकिन कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के अंदाज से जुदा नेताओं के आक्रामक अंदाज भी प्रचार के मैदान में खूब दिख रहे हैं। खासकर एसपी और बीएसपी की ओर से आवारा पशुओं का मुद्दा उठाते हुए श्रावस्ती में अखिलेश ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। बताओ 60 टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है? और नुकसान हुआ किसानों का नहीं हुआ? और हमारे मुख्यमंत्री जी, बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। इस बार देखना, जब श्रावस्ती के लोग वोट डालेंगे तो गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी। अखिलेश ने सांड के लिए योगी सरकार पर वार किया तो बहराइच में एक जनसभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी को गुंडा और भेड़िया तक कह दिया। महीने में 2 बार गल्ला भेजने के किसी ने काम किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। मित्रों, ये छोटी मोटी बात नहीं है। सपा वाले तो चावल भी चोरा ले जाते, आटा भी चोरा ले जाते और जान भी ले लेते। मित्रों, टीका तो दूर रहा। इतने गुंडे टाइप के हैं सपा में, केवल लूटने आते हैं, बाकी कुछ नहीं करने आते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, जिसका डर था वही हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दे दिया है। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन की सेना को हथियार डालने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं यूक्रेन संकट को लेकर। जिसका डर था वही हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना के यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दे दिया है। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन की सेना को हथियार डालने का अल्टीमेटम भी दे दिया। तो लगातार जो कंफ्यूजन था कि आखिर व्लादिमीर पुतिन के मन में क्या चल रहा है, अब देखिए बड़ा कदम उठाते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना की यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दे दिया है। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन की सेना को हथियार डालने का अल्टीमेटम भी दिया है। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए कदम नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के आदेश पुतिन ने दिए हैं। इसके पहले यह भी बता दें आपको कि दोनियास्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश बनाने का ऐलान भी किया गया था और उसके बाद से विवाद और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। यूएनएससी की बैठक में भी इस विवाद को लेकर चर्चा हुई। साथ ही भारत का भी पक्ष सामने आया। भारत ने कहा कि डिप्लोमेट डायलॉग से ही पूरा विवाद सुलझ सकता है, सभी को संयम बरतने की जरूरत है। भारत ने जब यूएनएससी में अपना पक्ष रखा तो यही कहा था कि बातचीत से मामला सुलझा लिया जाए, ये अपील की गई थी। लेकिन अब यह मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विवाद और भी ज्यादा इसमें बढ़ेगा। आदर्श, देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने रूस की सेना को यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत दे दी है। जिस बात का डर था, लगातार दुनिया के तमाम देश जिस बात का डर पहले से ही जता रहे थे, उस बीच ये बड़ी खबर, और सबको अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और ये तब से ही शुरू हो गया था जब खास करके डोनियास्क और लुफ्तांस की बात करें, उन दोनों प्रांतों को रूसी राष्ट्रपति ने आजाद घोषित कर दिया था। जब उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया था तभी साफ तौर पे ये तमाम बातें कह देते। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, जिस बात का डर था वो होता हुआ बिल्कुल सामने दिख रहा है।
हाँ, इस तरह की खबर आई है कि आखिरकार रूस ने अपनी तरफ से अब जंग का ऐलान कर दिया है। पहले ही इन दोनों इलाकों को उन्होंने आजाद घोषित कर दिया था। आप देखिए, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन सभी ने इसका विरोध किया था और अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि बात को छुपाने की कोशिश रशियन राष्ट्रपति कर रहे थे। इत्तेफाक देखें, आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूस का दौरा कर रहे हैं, आज उनके साथ बायलैटरल बैठक है उनकी, और उसके बावजूद ऐसे समय पर इस बात का ऐलान कर देना, जबकि लगातार यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर नेशन थे ये लगातार कॉल अपॉन कर रहे थे रशियन प्रेसिडेंट को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तमाम सैंक्शंस लगाए जा रहे थे। उसके बावजूद अपना केस बिल्डअप करके, और ये इशारा लगातार पुतिन कर रहे थे, इसी और बात बढ़ रही थी, सभी को इसी बात का सस्पेशन था और जिस बात का डर था वही हुआ है और इसी वजह से तमाम देश अपने नागरिकों को निकाल रहे थे। अब देखना होगा कि अमेरिका इस पर कैसे रिएक्ट करता है और फिलहाल आशीष, यूक्रेन इस पर कैसा रिएक्ट करता है, इस बारे में कोई खबर या फिर क्या बताया जा रहा है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? क्योंकि अभी तो पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की जो सेना है वो हथियार डाल दे। ये जरूर बात अब एस्केलेट होगी। यूक्रेन ऐसा नहीं है कि हथियार डाल देगा, यूक्रेन को सीधी मदद अमेरिका से है। बाइडेन ने पहले ही कहा था कि अगर रशिया ऐसा कोई भी मूव करता है, खुलासा नहीं किया और वो जांच में सहयोग। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए, जिसका डर था वही हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दे दिया है। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन की सेना को हथियार डालने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं यूक्रेन संकट को लेकर, जिसका डर था वही हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना के यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दे दिया है। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन की सेना को हथियार डालने का अल्टीमेटम भी दे दिया। फिलहाल यूएनएससी में भारत अपना पक्ष रख रहा है। To a worsening of the situation, we call on all parties to exert greater efforts to bridge divergent interests. I would like to underline that the legitimate security interests of all parties should be fully taken into account. India has consistently advocated at the United Nations the need for peaceful settlement of disputes in accordance with international law and with agreements entered into by parties concerned. I underline once again that more than 20,000 Indian nationals, including students, are located in different parts of Ukraine, including in its border areas. We are facilitating the return of all Indian nationals, including students, as may be required. We believe that the solution lies in sustained diplomatic dialogue between the concerned parties. In the meantime, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint. I thank you. मूर्ति को आप सुन रहे थे। यूनाइटेड नेशंस में भारत के प्रतिनिधि जो अपनी तरफ से पूरी बात रख रहे थे और लगातार दुनिया भर के देश दोनों देशों से, यूक्रेन से और रूस से, शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने की बात कर रहे हैं। यही अपील कर रहे हैं कि दोनों ही देश एक टेबल पर बैठे और शांतिपूर्ण ढंग से इस पूरे मसले को सुलझाया जाए। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय, लगातार बड़ी खबर आ रही थी, अंदेशा जताया जा रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, रूसी राष्ट्रपति ने मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत दे दी है। आप यूक्रेन में खुद मौजूद हैं, क्या कुछ हालात है वहां, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए आदर्श, यूक्रेन ने अब से कुछ घंटे पहले ही नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। इमरजेंसी की स्थिति यहाँ पर घोषित कर दी गई है अगले 30 दिनों के लिए, और इस चीज की आशंका जताई जा रही थी कि रूस की तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिका भी लगातार इस चीज की तरफ इशारा कर रहा था ताकि इंटेलिजेंस के जो जानकारियां हैं वो लगातार इस तरफ इशारा कर रही हैं, और वही हुआ। अब से कुछ देर पहले अमेरिका जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने डोनबास इलाका जो यूक्रेन का है, यानी पूर्वी यूक्रेन के इस इलाके में, जहां पर उन्होंने 2 नए देशों के तौर पर लुहांस्क और दानियास्क को मंजूरी दी है, उसको रिकॉग्निशन दिया है, वहां पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करने की इजाजत दे दी है। ये विशेष सैन्य अभियान होगा और इस सैन्य अभियान से पहले उन्होंने यूक्रेन की सेना को सरेंडर करने के लिए कहा। यानी एक तरीके से ये सीधे सीधे ऐलान जंग है राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से, और अगर यूक्रेन की सेना की तरफ से सरेंडर नहीं किया जाता है इस इलाके के अंदर तो दोनों के बीच में भीषण लड़ाई छिड़ सकती है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये बड़ी चिंता का सबब है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इस चीज को लेकर चिंता जताई जा रही है। भारत ने भी शांति की अपील की है इस पूरी घटनाक्रम के मद्देनजर, और इस समय भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक चल रही है, जहां पर भारत भी सदस्य के तौर पर मौजूद है। और चिंता इस बात के लिए भी ज्यादा है आदर्श, क्योंकि करीब 20,000 भारतीय छात्र जो हैं वो यूक्रेन में हैं। हालांकि कई छात्रों के निकालने का सिलसिला, उनके लिए स्पेशल फ्लाइट्स जो हैं
वो चलाई जा रही हैं। आज भी एक फ्लाइट जो है कीव से वापस दिल्ली जानी है और इसके अलावा अन्य जो उड़ानें हैं उनसे भी लोगों के जाने का सिलसिला जारी। जी जी प्रणय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो अल्टीमेटम यहाँ पुतिन की तरफ से दिया गया है, कोई लिमिटेड टाइम है या फिर पुतिन की तरफ से सीधे अटैकिंग मोड में नजर आएगा रूस? देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन ने सामने आकर नेशनल एड्रेस किया है और उन्होंने ऑपरेशन का ऐलान किया है, क्योंकि इसके पहले ही कल क्रेमलिन के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया था कि जो दोनों नए गणराज्य हैं जिन्हें मान्यता रूस ने दी है, उनके जो नेता हैं उन्होंने रूस से सैन्य मदद मांगी है और उस सैन्य मदद के बाद रूस ने अपने सैनिकों को भेजा है। और अगर आप देखें कि क्राइमिया से लेके डॉनबास और लुहांस्क के पूरे इलाके के अंदर रूसी सैनिकों की मौजूदगी है। इसके अलावा बेलारूस में रूसी सैनिक हैं, ब्लैक सी में रूसी सैनिक हैं, यानी चारों तरफ यूक्रेन के रूसी सैनिकों की मौजूदगी है, उनके बेसिस हैं। ऐसे में यूक्रेन के लिए संकट बहुत बड़ा और गहरा है। प्रणय, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, खास करके डोनेक और लुहांस्क की जो दो बातें कर रहे हैं, उन दोनों प्रांत को तो रूसी राष्ट्रपति पहले ही एक तरीके से अपनी तरफ से घोषित कर चुके हैं कि वो अलग प्रांत है। वहां पर रूस के सपोर्टर्स बहुत संख्या में मौजूद हैं। जो थोड़ा बहुत विद्रोह यूक्रेन की सेना का है उससे निपटने की कोशिश की जाएगी, लेकिन रूस की मंशा भी दूसरी तरफ साफ है। ये स्टेप बाय स्टेप रूस आगे बढ़ रहा है, पहले ये दो प्रांत, उसके बाद फिर शायद आगे भी, और यही खतरा लगातार यूक्रेन की तरफ से जताया गया है। बिल्कुल आदर्श, और अभी फिलहाल एक सीज फायर लाइन थी, लेकिन जब कोई भी नया देश बनता है तो उसकी सीमाएं तय होती हैं। ये जो दोनों नए प्रांत, तथाकथित प्रांत जिन्हें रूस ने मान्यता दी है, इन नए देशों की सीमाएं अभी तय नहीं है। ऐसे में अगर रूसी सेना आगे बढ़ती है तो वो यूक्रेन के कितने हिस्से के ऊपर कब्जा करके वहां बॉर्डर तय करेगी, बॉर्डर कैसे तय होगा, और निश्चित रूप से बॉर्डर ऐसी स्थिति के अंदर बिना किसी टकराव के तय नहीं होते हैं। और ऐसे अगर टकराव हुआ तो रूसी सेना आगे बढ़ती हुई एक शक्तिशाली सेना, जाहिर तौर पर यूक्रेन की सेना रूस की सेना के मुकाबले बहुत छोटी है। तो क्या ऐसे में नाटो यूक्रेन की मदद के लिए आगे आता है, या किस तरीके से ये सैनिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी, ये बहुत चिंताजनक स्थिति है और कुछ भी कहना फिलहाल मुश्किल है ऐसी स्थिति के अंदर। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो क्या हो रहा है प्रणय, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या हालात है, लगातार वॉर जोन से आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच केवल अपील हो रही है, वो चाहे हम यूएन की बात करें, चाहे नेटो की बात करें, चाहे दूसरे तमाम दुनिया भर के देशों की बात करें, लेकिन रूस अपने प्लान को लगातार आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में स्थिति जो है वो धीरे धीरे विस्फोटक होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चिंता है कि रूस किसी भी स्थिति के अंदर रुक नहीं रहा है और रूस अपनी एक रणनीति के ऊपर, अपनी एक योजना के ऊपर आगे बढ़ रहा है। और अब खतरा जिस चीज से जताया जा रहा था, आदर्श आप यही समझिए कि जो डॉनबास का इलाका है, जो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है, जिसके दो अलग अलग हिस्से थे, 2014 के बाद से विद्रोही यहाँ पर थे, लेकिन यूक्रेनी सेना के साथ उनके टकराव होते रहते थे। रूस की सेना पीछे से मौजूद थी, उन्हें मदद दे रही थी, लेकिन सीधे तौर पर रूसी सेना की मौजूदगी नहीं थी, यानी रूस और यूक्रेन की सेना के बीच में टकराव नहीं हुआ था। और एक बार फिर वो स्थिति खड़ी हो गई है जिसमें अगर डॉनबास के इलाके के अंदर रूसी सेना आगे बढ़ती है, उस डॉनबास के इलाके को डी यूक्रेनाइजेशन का नाम दिया है राष्ट्रपति पुतिन ने, यानी यूक्रेन मुक्त डॉनबास इलाका। अगर यूक्रेन मुक्त डॉनबास इलाका होता है, जो कि इतने समय तक 1991 में यूक्रेन के बनने के बाद से लेके आज तक यूक्रेन रहा हो, उसके डी यूक्रेनाइजेशन के लिए अगर रूसी सेना आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सारा। और इस बीच प्रणय, खबर ये भी मिल रही है कि व्लादिमीर पुतिन अब शायद किसी की सुनने को भी राजी नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का भी फोन पुतिन ने नहीं उठाया है। इसके पहले भी यूएन महासचिव की तरफ से भी ये अपील की गई कि शांति बहाल हो सके, शांति चर्चा हो जाए, लेकिन शांति वार्ता को तैयार फिलहाल रूस नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि सैन्य ऑपरेशन के ऐलान के बाद रूसी राष्ट्रपति किसी की भी फिलहाल सुनने को तैयार नहीं है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फोन किया रूस के राष्ट्रपति पुतिन को, ताकि इस मामले को, जो स्थिति बनी है, इसको टाला जा सके, कुछ और देर बातचीत की कोशिश की जा सके। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, पुतिन ने ज़ेलेंस्की का फोन नहीं उठाया और दूसरी ओर रूस की सेना को यह आदेश दिया कि वो यूक्रेन में आगे बढ़े, अपने मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, क्राइमिया की तरफ से रूस की सेना लगातार दाखिल होने की कोशिश कर रही है, दाखिल हो रही है यूक्रेन के अंदर। प्रणय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, दो चीज समझना चाहेंगे ज़ेलेंस्की की तरफ से लगातार इस वक्त बड़ी एक और जानकारी देते प्रणय, जो जानकारी हमें मिल रही है कि कीव में भी धमाका हुआ है।
कीव से धमाके की खबर आ रही है। प्रणय भी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है, वॉर जोन में मौजूद है। प्रणय, क्या मिल रही है जानकारी? कुछ आपके पास पहुंच पाई है अभी तक सूचना? जी, फिलहाल हम जिस जगह पर हैं वहाँ वो उस जगह से दूर है, लेकिन इस तरीके की खबर आ रही है कि कीव में भी धमाका सुना गया है और लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि रूसी सेना कीव को भी निशाना बना सकती है और कीव को अगर निशाना बनाया गया तो यहाँ पर काफी आबादी है, करीब 30 लाख की आबादी का ये शहर है। फिलहाल यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी के तहत वाहनों की आवाजाही को रोका गया है। फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह के करीब 5 बज रहे हैं यहाँ पर और 5 बजे तो इस वक्त पे फिलहाल लोगों की आवाजाही नहीं है, लेकिन एक धमाके की आवाज सुने जाने की खबर है, जो कि यूक्रेन का बाहरी हिस्सा है। और इसमें क्योंकि यहाँ पर रूसी बहुल बहुत सारे लोग रहे हैं, डॉनबास के जो खासतौर पर पूर्वी यूक्रेन के हैं, वहाँ के भी बहुत सारे लोग कीव में भी रहते हैं। तो ऐसे में ये अगर कोई इनसाइड सबोटाज इवेंट होता है या इंटरनल सबोटाज होता है तो भी क्या किसी हवाई हमले की सूचना मिली है अभी तक? क्योंकि जो कीव में धमाका हुआ है उसको कैसे अंजाम दिया गया, ये बड़ा सवाल है अभी। देखिए, ये फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ धमाके की आवाज जरूर आई है ना। खार्किव में भी कुछ धमाके सुने गए हैं, कीव में धमाके सुने गए हैं, लेकिन ये क्या बम विस्फोट है या कोई मिसाइल अटैक हुआ है, एरियल ऑपरेशन है या नहीं है, निश्चित रूप से इस बारे में कुछ भी फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन तनावपूर्ण स्थिति जरूर है इस चीज को लेकर, क्योंकि अगर रूसी सेना ने इस ऑपरेशन का ऐलान किया है तो रूसी सेना की पूरी ताकत के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट शामिल हो सकते हैं, जिसमें एरियल एलिमेंट भी शामिल है। हालांकि फिलहाल डॉनबास के इलाके तक रूस ने अपनी कार्यवाही को सीमित रखने की बात कही है, लेकिन क्या ये केवल डॉनबास के इलाके तक सीमित रह सकता है या ये कीव और उसके जो आसपास के इलाके हैं, जो राजधानी है, क्योंकि वो पश्चिम की तरफ है यूक्रेन। जी प्रणय, आपको बीच में रोक रहा हूं। इस वक्त जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये है कि यूक्रेन के कई अलग अलग शहरों से धमाकों की खबरें आ रही हैं। कीव से धमाकों की खबर आई थी, वो हम आपको जानकारी दे रहे थे, लेकिन बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों से धमाकों की खबरें आ रही हैं। प्रणय उपाध्याय लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी वॉर जोन से बने हुए हैं। अब बड़ा सवाल सबके मन में ये है, क्या रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमला कर दिया है? क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही थी कि डोनियाक और लुफांस की तरफ से रूस एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के अलग अलग शहरों से अब धमाकों की खबरें आना शुरू हो गई हैं। और सवाल यही है कि क्या रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमला कर दिया? प्रणय, लगातार आशंका बढ़ती जा रही है, वो क्रीमिया की तरफ से एंट्री एक आईवॉश भी हो सकता है, क्योंकि लगातार रूस की जो मंशा है वो जाहिर है, वो करना क्या चाहता है यूक्रेन में। देखिए, रूस लगातार यूक्रेन के अस्तित्व को लेकर ही, यूक्रेन की जो वजूद है उसको लेकर सवाल उठाता रहा है, और साथ ही वो एक एंटी रशिया स्टेट खड़ा होने को लेकर आशंका अपनी जताता रहा है कि एक एंटी रशिया स्टेट जो है वो पश्चिम बनाना चाहता है और रूस इसकी इजाजत नहीं देगा। नाटो को लेकर भी रूस की चिंताएं थी। तो ऐसे में फिलहाल ये जो धमाकों की खबर आ रही है, इसके बारे में फिलहाल वॉर जोन में कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आता है। आदर्श और लगभग वैसी ही स्थिति अब यहाँ नजर आ रही है। एक तरीके से कहा जाए तो कीव भी अब वॉर जोन है, और इस वॉर जोन के अंदर धमाके कहाँ हुए हैं, किस जगह पे हुए हैं, कैसे हुए हैं, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। हमें आधिकारिक बयान का इंतजार करना चाहिए कि यूक्रेन सरकार की तरफ से आखिर इसके बाद क्या कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से फोन जरूर किया गया था राष्ट्रपति पुतिन को, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संपर्क किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन को इस चीज के लिए मनाया जाए कि वो इस ऑपरेशन को फिलहाल रोक दें, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन होता है तो ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के इलाके के अंदर पहली लड़ाई होगी, और इसकी आग दूसरे कई मुल्कों तक भी फैल सकती है, क्योंकि यूक्रेन अपने आसपास रूस और बेलारूस से भी घिरा हुआ है। प्रणय, लेकिन यह आग सबसे पहले यूक्रेन को ही जलाना शुरू कर चुकी है। राजधानी कीव और खार्किव से जो दो बड़े शहर हैं यूक्रेन के, वहां से खबर आ रही है कि वहां पर धमाके हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि क्या ये धमाके हवाई हमले का नतीजा है। सबकी नजरें इस पर बनी हुई हैं, और लगातार, क्योंकि जिस तरह से प्रणय खुद वॉर जोन में मौजूद है और इतनी जल्दी वॉर जोन से कोई स्पष्ट सूचना आना थोड़ा मुश्किल है, नजर हमारी लगातार बनी है प्रणय। लेकिन इस बीच एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं हो पाया था। नेटो को लेकर यह कहा जाता है कि नेटो देशों पर हमला मतलब अमेरिका पर सीधा हमला माना जाता है उसको। क्या अमेरिका का स्टैंड होने वाला है अब?
देखिए, अमेरिका पहले इस चीज का ऐलान कर चुका था कि वो यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेगा, लेकिन यूक्रेन के पास जो नेटो के देश हैं वहां अपनी सेना भेजेगा। यूक्रेन फिलहाल नेटो का हिस्सा नहीं है, इसलिए जो नियम नेटो के हैं कि किसी एक नाटो देश पर हमला मतलब पूरे नाटो पर हमला, तो वो सिद्धांत फिलहाल यूक्रेन पर लागू नहीं होता है। लेकिन इसके साथ ही ये इस बात की चिंता है कि अगर रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक आगे बढ़ती है तो इसके आगे यूरोप के देश हैं और यूरोप के नाटो सदस्यता वाले देश हैं, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे हंगरी हो, ऐसे में या ऑस्ट्रिया हो, इन तमाम देशों की चिंताएं हैं। और ऐसे में रूसी जो अमेरिका है वो अपनी तैनाती कर चुका है। पूर्वी जर्मनी में उसके सैनिक हैं, इसके अलावा पोलैंड में उसने अपने सैनिक दस्तों को फिलहाल इस संकट के मद्देनजर तैनात किया है। और इसके अलावा बेल्जियम के अंदर उसने अपने जो सैनिक दस्ते हैं बुल्गारिया में, वहां उसने अपने सैनिक दस्तों को तैनात इस बीच एक और बड़ा अपडेट दर्शकों को हम दे दें। रूस जो लगातार हमले की चेतावनी देता रहा और अब खबर मिल रही है कि यूक्रेन के कई बड़े शहरों से धमाके की एक खबर जानकारी मिल रही है और यही वजह है कि यूक्रेन में इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है। और इस बीच यूएन चीफ ने भी ये गुजारिश की है कि हमलों को रोका जाए और साथ ही शांति वार्ता की जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।